नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद 21। ये आर्टिकल दोस्तों पार्ट है राइट टू फ्रीडम का, और जहाँ तक इसकी दोस्तों हेडिंग है वो कहती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ दो राइट्स की बात की गई है, एक तो राइट टू लाइफ और दूसरा पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको लाइफ या ज़िंदगी या अपना जो एक जीवन है उसको रखने का अधिकार। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि आप अपनी जो पर्सनल स्पेस की जो फ्रीडम है उसको भी एंजॉय करें। आर्टिकल कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा आपको करना है तो आप कानून के द्वारा एक जो प्रोसीजर है उसके जरिए ही कर सकें। सिंपल भाषा में कही जाए कि भाई आप किसी का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है उसको वायलेट नहीं कर सकते, उसको सरपास नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें ऐसा करना पड़ जाए तो आपको एक बाकायदा कानून बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो अधिकार है, ये जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत बेसिक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि सबसे पहला अधिकार तो यही होगा कि भाई आपके पास जीवन हो, आपके पास इक्वालिटी है, आपके पास फ्रीडम टू रिलीजन है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, आपके पास जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि इस तरह से सभी राइट हैं, या बाकी राइट भी ले लें जो फंडामेंटल राइट से बाहर है, उन सबको आप तभी इंजॉय कर सकते हो अगर आपके पास एक राइट टू लाइफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे मूलभूत राइट है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सबसे बेसिक राइट है, और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। ये राइट जो है दोस्तों वो सिटीजन को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है, और उन लोगों को भी जिनकी सिटीजनशिप का कोई पता ही नहीं है कि भाई ये किस देश के नागरिक हैं, उनको भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बेसिक राइट है। अगर आप इस राइट को ख़त्म कर देंगे कि भाई हम नॉन सिटीज़न या उन लोगों को नहीं देंगे जिनकी नागरिकता का हमें पता नहीं है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है फिर उनके लिए तो एक थ्रेट की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि राइट टू लाइफ ही अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा। और ये सब कुछ हेल्ड किया गया था NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996 में, चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास 2000, आमिर हमजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, नूर मोहम्मद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। तो ये सब जो केसेस थे इनमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई ये नॉन सिटीजन को भी है, ये उन लोगों को भी है जिनकी कि हमें सिटीजनशिप का पता ही नहीं है कि ये किस देश के नागरिक है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस राइट में, एक तो राइट टू लाइफ है, दूसरा पर्सनल लिबर्टी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू लाइफ का क्या मतलब है यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों जो जस्टिस फील्ड थे यूनाइटेड स्टेट के, उनकी वर्डिंग है केस में, जिसका रेफरेंस कुछ ऐसे है, मुन वर्सेस इलिनॉइस 1877, जिसमें कि उन्होंने कहा था लाइफ इज़ मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, लाइफ इज़ बट एन्जॉयड बाय आवर लिम्स एंड फैकल्टीज़। यानी कि उनका कहना था कि जो लाइफ है ना यहाँ पर, ये जो है ये एक तरह से मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस, कि एक जानवर की तरह आपकी एग्जिस्टेंस हो वैसी नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। यानी कि जैसे एक जानवर है तो जीता तो वो भी है, पर हाँ उसको अपना जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि भाई गर्मी पड़ रही है, पोल्यूशन हो रहा है, मुझे जो घास दिया गया है वो अच्छा है कि नहीं है, यानी इन चीज़ों से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसका जो एक मेंटली, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है कि उनके बारे में सोच सकता है। तो ये ह्यूमन लाइफ की जब हम बात करते हैं तो ये उससे कुछ ज़्यादा है बढ़कर। मेयर एग्जिस्टेंस नहीं कि हाँ मैं जी रहा हूँ, बल्कि मैं जिन कंडीशन में जी रहा हूँ क्या वो कंडीशन मेरे लिए सूटेबल हैं, यानी कि क्या मेरे लिए हेल्थ है, क्या मेरे लिए एजुकेशन है, क्या मेरे लिए एक मकान है, क्या मेरे लिए शिक्षा है, क्या मेरे लिए अच्छा पानी है, क्या मेरे लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, क्या मेरे लिए और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल की या और जितनी भी हैं क्या मेरे लिए वो हैं। तो इसको हम लाइफ मानते हैं। एक्चुअली जो ह्यूमन की लाइफ है वो इसी से रिलेट है।
जानवर की तरह नहीं बल्कि एक ह्यूमन की तरह। जस्टिस भारद्वाज ने फ्रांसिस कार्लाइल मलिन वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली 1981 में इसी लाइफ को थोड़ा एक्सपेंड किया था। तो उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जो राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि राइट टू लाइफ लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी, और उसके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी, जैसे कि न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, फ्रीली मूविंग एंड मिक्सिंग विद द अदर ह्यूमन बींग्स। तो देखा जाए तो जो लाइफ का मीनिंग है वो एक्सपेंड हो रहा है। पर दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी दुनिया में लाइफ एक जैसी हो सकती है या पूरे भारत में एक लाइफ एक जैसी हो सकती है। कई स्टेट अमीर हैं, कई स्टेट गरीब हैं। तो इसमें ये जरूर हो सकता है कि जो बेयर नेसेसिटी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो हैं वो सबको पूरी तरह से मिलनी चाहिए। फ्रांसिस कार्लाइल के केस में जो कोर्ट था उसने कहा कि वही देखो, जो राइट टू लाइफ है इसमें जो डिटेन्यू है, यानी किसी को डिटेन किया गया है पुलिस कस्टडी में, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने परिवार से मिल सकता है, वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, अपने फ्रेंड से मिल सकता है। तो ये भी उसके राइट टू लाइफ के अंडर आता है। ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985, जिसमें ये कहा गया था कि भाई राइट टू लाइवलीहुड जो है वो भी आपका राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप जो कमाते हैं वो आपके राइट टू लाइफ को इफेक्ट करता है। आप लाइफ कैसे जिएंगे वो आपके कमाने पर ही निर्भर है। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि राइट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि जो खेतीबाड़ी करते हैं वो उनका राइट है खेतीबाड़ी करना, क्योंकि वो उनसे लाइवलीहुड से जुड़ा है, और लाइवलीहुड जो है वो राइट टू लाइफ से जुड़ा है। स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस उमेद राम शर्मा 1986, जिसमें कि ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉर रेजिडेंट ऑफ हिली एरियाज, जो हिली एरियाज में जो रेजिडेंट है उनके लिए जो एक्सेस है रोड की या रास्ते की, उनके पास रास्ता होना चाहिए, वो भी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। और बहुत से केसेस हैं जिसमें ये कहा गया है दोस्तों कि राइट टू लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, यानी जो वन्य जीव प्राणी हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट की जो जंगलों की प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, लेक्स, झीलें या एंशिएंट मोनुमेंट, फ्लोरा, फौना, अनपोल्यूटेड एयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉइस, यानी जो अननेसेसरी नॉइस है उससे प्रोटेक्शन लेना भी हमारा राइट टू लाइफ है। एयर और वाटर पोल्यूशन जो है ये सभी हमारे राइट टू लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। राम शरण वर्सेस अयुत्यानंद प्रास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, जिसमें कि ये हैंडल किया गया कि भाई हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा रहना सहना, ये भी हमारे राइट टू लाइफ का पार्ट है। शांति स्टार बिल्डर वर्सेस नारायण खीमालाल टोटने 1990, जिसमें कि ये कहा गया था कि राइट टू लिव इन एन अकोमोडेशन, कि किसी जगह में रहने का अधिकार जो है वो भी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, जिसमें यह कहा गया था कि राइट टू शेल्टर जो है वो भी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लाल कृष्ण अडवाणी 2003, जिसमें कहा गया था कि राइट टू रेपुटेशन भी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। रामलीला मैदान इंसिडेंट रेफरेंस 2012, जिसमें कि ये कहा गया कि राइट टू स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है वो भी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। M बालाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009, जिसमें कहा गया कि भाई क्लीन वाटर, यानी कि पानी जो है वो अनपोल्यूटेड होना चाहिए और वो भी आपकी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, जिसमें ये कहा गया कि जो एजुकेशन है वो भी आपके राइट टू लाइफ से जुड़ी हुई है। अंकुल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो राइट टू वोट है, यानी कि जो आप वोट देते हैं, मतदान करते हैं, वो आपका राइट टू लाइफ से नहीं जुड़ा हुआ है। राइट टू फूड जो है वो भी आर्टिकल 21 से नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि कोर्ट ने टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दी हैं अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को कि भाई जो फूड है वो प्रोवाइड करवाया जाए लोगों को। किशन पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1989, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, PUCL यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इन सब केसेस में इसको हेड किया गया था। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, जिसमें कि ये कहा गया था कि राइट टू डाई, यानी कि मरने का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ के साथ नहीं जुड़ा हुआ। हालांकि अरुणा रामचंद्रन छानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया था दोस्तों कि नॉन वॉलंटरी पैसिव यूथनेशिया जो है उसको परमिट किया जाता है और उसको हम आर्टिकल 21 से जोड़ सकते हैं। हालांकि उसके लिए कुछ सर्टेन सेफगार्ड या मेजर जो अडॉप्ट करने पड़े। पर इन कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये कहा गया कि भाई जो पैसिव यूथनेशिया है, चाहे वो वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो, उसको परमिसिबल किया जाता है, उसको माना जा रहा है कि वो इसका पार्ट है आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू डाई विद द डिग्निटी इज आल्सो फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर यूथनेशिया जो है
या उसको जैसे कहा गया है कि पैसिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है जो हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं और अगर उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए तो वो मर जाएंगे, ठीक है ना, किसी तरह कैसे उनको ज़िंदा रखा जाता है, तो उसको कहा गया है यहाँ पर जो पैसिव यूथनेसिया। उन्होंने कहा कि ये वॉलंटरी हो, चाहे कोई चाहता हो या नहीं चाहता हो। अर्लियर दोस्तों जैसे 2011 का शानबाग का केस था, उसमें कहा गया था कि ये नॉन वॉलंटरी होना चाहिए। बुट्टू प्रसाद कुम्हार वर्सेस सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1995, जिसमें कहा गया था कि अगर जो लैंड ऑनर हैं यानी कि जो मालिक है ज़मीन के, उनको डिसप्लेसमेंट किया जाता है, उनको हटाया जाता है वहाँ से अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, तो उसे वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 21 का। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट इस तरह से अगर डिसप्लेसमेंट करती है किसी का, तो वो उनमें से जो कि डिस्प्लेस किए गए हैं उनके परिवार में किसी एक आदमी को वहाँ पर नौकरी दे सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सनल लिबर्टी, या जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है वो भी एक तरह से उसका एस्पेक्ट है लाइफ के अलावा। जब हम पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो भी अपने अपने तरीके से डिपेंड करती है। अब इसको मैं बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि ये होती क्या है। जैसे मान लीजिए एक आदमी बीए में एडमिशन लेता है, एक आदमी बीएससी में एडमिशन लेता है, एक आदमी बीकॉम में एडमिशन लेता है, तो वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक आदमी इंजीनियर बनता है, एक आदमी डॉक्टर बनता है, एक आदमी लॉयर बनता है, वो भी उनकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसे कहते हैं पर्सनल लिबर्टी। एक आदमी घर जो है वो बड़ा बनाता है, एक आदमी मीडियम साइज़ का बनाता है, एक आदमी छोटा बनाता है। तो ये सब जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पर्सनल लिबर्टी के आस्पेक्ट्स हैं। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने काम, अपना जो भी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। अगर आपके जितने भी काम हैं वो लीगल हों तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी है और उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। पहली बार जो पर्सनल लिबर्टी है इस पर जो टीका टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो AK गोपालन के केस में की गई थी, जिसमें कि एक कम्युनिस्ट लीडर जो था उसको डिटेन कर लिया गया था अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। पटिशनर जो था उसने चैलेंज किया उसको आर्टिकल 19(1)D और उसे रिलेट किया आर्टिकल 21 से भी। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ या डायरेक्टली रेज नहीं किया गया, बट उसका एक रेफरेंस जरूर आ गया आर्टिकल 21 का, जिसमें कि पिटिशनर ने कहा कि भाई आर्टिकल 19(1)D के अंडर मेरी जो मूवमेंट है उसकी फ्रीडम है और इसको जो है वो आर्टिकल 21 से जोड़ा जाना, क्योंकि जो राइट टू लाइफ है उसकी भी गारंटी देते हैं आप, और वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास राइट टू मूवमेंट नहीं है जो कि 19(1)D के अंडर है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो बहुत सरप्राइजिंगली हेल्ड किया कि भाई ये जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है ये आपकी बॉडी की फ्रीडम से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये सिर्फ इतना ही मतलब है। तो यहाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव वे में जो था पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो पर्सनल लिबर्टी का क्वेश्चन था दोस्तों डायरेक्टली और सब्सटैंशियली जो था अराइज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में कहा गया है ये बड़ा कंपेंडियस है, यानी कि ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग है, पर इसके जो आयाम हैं जिसके डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि पर्सनल लिबर्टी तो सिर्फ एक वर्ड है, अगर इसके अंदर उसका मीनिंग को डिटेल में देखा जाए तो उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। फिर दोस्तों आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस को पूरी तरह से ओवररूल कर दिया और अगेन जो स्कोप था पर्सनल लिबर्टी का उसको वाइडन कर दिया। इसमें जो था वो पासपोर्ट एक्ट जो था उसकी एक सेक्शन उसको लेकर कन्फ्यूजन था, जिसमें कि पिटिशनर का पासपोर्ट जो इम्पाउंड कर लिया गया, उसको जब्त कर लिया गया अथॉरिटी के द्वारा, और पिटिशनर ने कहा कि भाई पासपोर्ट जो जब्त किया गया उससे पहले उनको सुना नहीं गया, या जिसे कहते हैं कि ऑडी अल्टम पार्टम, कि भाई कोई भी एक्शन लेने से पहले दूसरी पार्टी को सुना जाए कि भाई उसका भी पक्ष वो रखे अपना, तो मुझे पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। और साथ ही साथ ये जो सेक्शन है वो जो प्रोसीजर है उसको भी प्रोवाइड नहीं करती है, जो कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि भाई अगर आपको राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी अलग करना है किसी का तो उसमें एक प्रोसीजर अडोप्टेड बाय लॉ होना चाहिए, वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से या रिस्पोंडेंट की तरफ से जो थी उनको सही नहीं माना और कहा कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते, या आपके जो एक्ट हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, जो आपने किया है वो जस्टिफाइड नहीं है। और कोई भी प्रोसीजर जो कि किसी सिटीजन को अब्रॉड या विदेश यात्रा करने से रोकता हो वो अपने आप में अनफेयर है, अनरीजनेबल है और अनजस्ट है।
और साथ ही साथ इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको भी वायलेट किया गया है कि भाई आपको ऑडियो रिटर्न पार्टम देना चाहिए। किसी के भी खिलाफ आपको एक्शन लेते हैं तो दूसरे आदमी को सुनना तो चाहिए कि जिसके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक्शन तो ले रहे हैं पर सुन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों AK गोपालन से लेके जो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन थी उससे लेके और मेनका गांधी के केस जो था वहाँ तक ये जो था उसको वाइडली इंटरप्रेट किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों राइट टू प्राइवेसी, जो कि पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आता है या इसका ही एक एस्पेक्ट है। इसमें दोस्तों हमारे पास केस है R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, उसको राइट होता है कि वो जो अपना प्राइवेसी को मेंटेन करे। उसमें उसका फैमिली आती है, उसके फैमिली के अरेंजमेंट आते हैं, उसके बच्चों की एजुकेशन आती है, उसकी मैरिड लाइफ आती है और इस तरह से जो सब चीज़ें हैं उसके फैमिली या उसके जो घर की चार दीवारी में होती हैं वो सब उसी से रिलेटेड होती हैं। उसकी प्राइवेसी भी है और उसकी वो पर्सनल लिबर्टी भी है। वो उसको कैसे जीता है कैसे नहीं जीता है आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो उसका वे है लाइफ का, वो जैसा जीता है अनलेस कि वो गलत ना हो या वो इलीगल ना हो, वो उसके लिए सही है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में कहा गया था कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, यानी कि जो आप बात करते हैं मोबाइल पर या आप टेलीफोन पर, वो भी आपका राइट टू प्राइवेसी है और इसको ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए। ये भी आपका जो पर्सनल लिबर्टी है उसी के दायरे में आती है। और अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए बाकायदा आपको लीगली परमिशन लेनी पड़ती है, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट 1998, जिसमें कि ये कहा गया था कि एक HIV पॉजिटिव पर्सन को कोई भी प्राइवेसी का राइट नहीं होता है, यानी कि उसका जो नाम है अगर वो HIV पॉजिटिव है तो वो रिवील किया जा सकता है फॉर गुड कॉज। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कि कहा गया था कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होते हैं उनको नहीं किया जाना चाहिए अगर जिसको आप कह रहे हैं वो आपको मना कर देता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट इज़ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट दोस्तों टर्म प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। आर्टिकल 21 के अंदर दोस्तों ये कहा गया है कि अगर आपको किसी को लाइफ लिबर्टी से डिप्राइव करना है तो आपको उसमें प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो प्रोसीजर दिया गया है उसको अडॉप्ट करके ऐसा कर सकते हैं। अब वो कानून का मतलब क्या है, इसको AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि भाई इसका मतलब है वो कानून जो स्टेट के द्वारा बनाया जाता है। इसमें ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का एक केस। इसमें कहा गया था दोस्तों कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जाकर किसी का राइट जो है आर्टिकल 21 जो है उसको सस्पेंड कर देता है तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते और आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है वो लीगल है या इलीगल है। तो ये जो एक पावर थी कोर्ट की इसको ख़त्म कर दिया गया, हालांकि इसको बहुत अच्छी जजमेंट नहीं माना जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। मेनका गांधी के केस में दोस्तों इसमें कहा गया था कि भाई यहाँ जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या अडॉप्टेड बाय लॉ जो है इसका मतलब ये नहीं है कोई भी कानून, वो जो भी कानून हो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर किसी को आप आर्टिकल 21 से डिप्राइव कर रहे हैं तो जिस कानून के जरिए आप कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी कानून पास कर दें और किसी को भी उसके राइट टू लाइफ से अलग कर दें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब डायमेंशंस ऑफ द आर्टिकल 21 कि कितने आयाम हैं आर्टिकल 21 के, उनको देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई ये आर्टिकल 21 जो है अपने आप में बहुत सी चीज़ें समेटे हुए हैं, यानी कि आप कहते तो सिंपली ये है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर उस राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम राइट टू प्रिजनर्स के बारे में इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस चल्ला रामाकृष्ण रेड्डी 2000, जिसमें कि ये कहा गया था कि कोई भी प्रिजनर जो है उसको सारे फंडामेंटल राइट या उसको सारी फ्रीडम्स होती हैं अनलेस कि उसकी फ्रीडम जो है उसको कर्टेल किया जाए, यानी कि लीगली उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है, अदरवाइज उसको सारी फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम होती है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कहा गया था कि किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना, यानी कि एकांत में किसी को जेल में बंद कर देना, किसी से मिलने जुलने ना देना, वो जो है वो नहीं दी जानी चाहिए सिर्फ इसलिए कि किसी ने कोई क्राइम किया है। अदरवाइज़ कुछ और रीज़न हो सकते हैं कि अगर कोई दंगा फसाद करता है जेल में तो उसको दिया जा सकता है, पर किसी को सिर्फ इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती कि भाई उसने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम की सज़ा वो भुगत रहा है। हरवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1991, जिसमें कि ये कहा गया था कि बार फैटर्स यानी कोई जकड़ा जो होता है आदमी जंजीरों कड़ियों में, वो भी आपकी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करती हैं और इस तरह की पनिशमेंट जो है उसको सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही जस्टिफाई किया जा सकता है। डी भुवन मोहन पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जो
लाइव वायर, जब वो ऐसी तारें जो कि करंट होता है जिनमें, जिनको कि अगर लगाया जाए जेल के इर्द गिर्द तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं। चार्ल्स शोबराज वर्सेस सेंट्रल जेल 1978, अगर प्रिजनर को किसी तरह की कोई एमिनिटीज़ या किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या उनको पोअरली मेंटेन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो पर्सनल लिबर्टी है उसको वायलेट किया जा रहा है। केवल पति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995, मूर्ति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1998, इन केसेस में ये कहा गया था कि जो प्रिजनर है उसके पास एक फंडामेंटल राइट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए दूसरे को प्रिजनर से, यानी कि अगर वो किसी तरह का उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो, और अगर उसकी मौत हो जाती है ऐसे किसी स्कफल में या उनकी लड़ाई झगड़े में तो स्टेट जो है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा उस प्रिजनर को जिसकी कि इसमें मौत हो जाती है। ये यहाँ पर एक तरह से कंपनसेशन का भी प्रोविज़न बना दिया गया है। मुन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1982 एंड शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, जिसमें कि जो कोर्ट था उसने गाइडलाइन इशू की प्रिजन अथॉरिटी को, जेल अथॉरिटी को, कि भाई आप जो प्रिजनर्स हैं उनके सेफ गार्ड के लिए पूरे जो मेजर्स हैं, जो जितना भी आप यत्न कर सकें उसको करिए और उनकी जो लाइफ है उसको सुरक्षित रखिए। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980, सुनील गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1990, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर हैंड कफिंग करते हैं आप, यानी कि हथकड़ियों में रखते हैं आप किसी भी अंडर ट्रायल पर्सन को जो कि अक्यूज्ड है बिना किसी जस्टिफिकेशन के एंड विदाउट एनी रीजन रिकॉर्डिंग, जिसमें कोई आप कारण नहीं देते हैं कि भाई क्यों किया गया उसके साथ ऐसा, तो वो भी वायलेशन होगी आर्टिकल 21 की। अल्तमश श्रीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्रिहेंसिवली गाइडलाइन इशू की थी हैंड कफिंग को लेकर, हथकड़ी लगाने को लेकर कि भाई आप हथकड़ी लगाएं तो किसको लगाएं, कब लगाएं, किन कंडीशन में लगाएं। नेक्स्ट है दोस्तों राइट टू लीगल एड, एमएच होस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1980, जिसमें कि कहा गया था कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है अपने लीगल खर्चे को तो जो स्टेट है वो उसको बेयर कर सकती है। ट्रायल कोर्ट है वो अक्यूज्ड को बता सकता है कि भाई देखिए आपके पास राइट है कि आपका केस कोई लॉयर लड़े अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों राइट टू स्पीडी ट्रायल, कि आपका ट्रायल जो है वो स्पीडी हो, डिले ना हो, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर है। और इसमें हुसैन अरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 से लेकर इसमें बहुत सी सीरीज ऑफ द केसेस हैं, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जब नंबर ऑफ द पीपल्स को आप बिना किसी ट्रायल के जो इम्प्रिजन रखते हो, जब जेल में रखते हो, तो वो जो है वो आर्टिकल 21 की वायलेशन। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई अगर किसी ऑफेंस के लिए सज़ा जो है 3 साल है पर उसका जो केस है वो 2 साल तक लंबित है और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है तो ये माना जाएगा कि भाई उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है या उसको सज़ा नहीं भुगतनी पड़ी। रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986, अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस RS नाइक 1992, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात हम जब करते हैं तो इसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे उसका अपील हो, रिपील हो, रिवीजन हो, जो भी हो। वकील प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जो स्पीडी ट्रायल का राइट है ये 21 के अंडर इंक्लूड है और उससे अलग नहीं किया जा सकता। मोहम्मद हुसैन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT 2012, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी इस पर भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों डेथ पेनल्टी को लेकर कुछ केस लो जो कि आर्टिकल 21 से जुड़े हुए हैं और इसी के अंडर हैं। फर्स्ट है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973, जिसमें कि पिटिशनर ने कहा कि भाई जो डेथ पेनल्टी के लिए प्रोसीजर है CRPC के लिए वो सिर्फ फाइंडिंग द गिल्ट है, यानी किसी आदमी को सिर्फ दोषी पाना कि भाई ये दोषी है कि नहीं उस तक है, पर उसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि डेथ पेनल्टी कैसे हो। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई किसी की लाइफ लेनी है आपने या डेथ कॉज करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो नहीं बताया गया है। तो ये अपने आप में एक तरह से वायलेशन है आर्टिकल 21 की, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि वहाँ पर प्रोसीजर जरूर होना चाहिए। तो इस पर कोर्ट जो था उसने डिसएग्री किया, उसने कहा भाई ऐसा नहीं है। और जो जजेस जो हैं जो डिसाइड करते हैं किसी को डेथ पेनल्टी देनी है कि नहीं देनी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर जरूर है। और जजेस जब ऐसा निर्णय करते हैं कि किसको डेथ पेनल्टी देनी है, किसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है, तो वो पूरे फैक्ट सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए ही करते हैं और वो अपने आप में वो क्या है एक प्रोसीजर ही है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 21 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि स्टेट जो है किसी आदमी को उसकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसे डिप्राइव कर सकती है बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, जिसमें कि CRPC के 354 सबसेक्शन 5 की जो वैलिडिटी थी उसको क्वेश्चन कर दिया गया और ये कहा गया
कि ये जो सज़ा दी जाती है बाय हैंगिंग द रोप या फांसी लगा के, ये बहुत बारबरस है या इनह्यूमन है या बहुत क्रूअल है और कोई तरीका देखना चाहिए। तो इस पर भी कोर्ट ने डिसएग्री किया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है वो लीस्ट पेनफुल है। इसमें जो कोर्ट था उसने रेफरेंस दिया कई रिसर्च का, कई रिपोर्ट्स का जो सबमिट की गई हैं कि भाई हाँ ये जो लीस्ट पेनफुल है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है दोस्तों जो कि आर्टिकल 21 के अंडर ही है, वो है डिले ऑफ द डेथ सेंटेंस। इसमें दोस्तों टीवी बथीस्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1983 का केस है, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर आप किसी के डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने में 2 साल से ज़्यादा की देरी करते हैं, उसकी जो डेथ पेनल्टी है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। यानी कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो 2 साल के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो क्या होगा, तो फिर आपको उसका जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम कर देना पड़ेगा या कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। पर इसको ओवररूल कर दिया गया शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में, जिसमें कि कहा गया कि भाई इस तरह की कोई लिमिट फिक्स नहीं की जा सकती कि 2 साल तक ना हो तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। त्रिवेणीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989 में चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से डिसाइड किया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस पास किया है और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो डिले हो रहा है, तो उसमें सर्कमस्टांसेस देखे जाएँ, फैक्ट्स को देखे जाएँ कि क्यों डिले किया जा रहा है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि भाई इसका कोई कारण नहीं है या इसको बिना मतलब के डिले किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको बदला जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जिसमें कि फिर से कहा गया कि भाई अगर 2 साल तक किसी का जो डेथ सेंटेंस है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो उसको क्या है फिर कन्वर्ट किया जा सकता है। शत्रुघ्न छान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इसमें कि कहा गया कि अगर कोई डिले किया जाता है और वो अनरीजनेबल है बिना किसी कारण के, तो दैट अमाउंट टू टॉर्चर, यानी कि उसको ऐसे माना जाएगा कि एक तरह का टॉर्चर किया जा रहा है उसके साथ कि भाई डेथ सेंटेंस तो पास हो गया है पर अब मिलेगा कब मिलेगा, ये जो है उसके दिमाग को एक तरह से कंटिन्यूसली कंफ्यूज करता है, टॉर्चर करता है और उसको मेंटली डिस्टेबलाइज करता है। और इसी के आधार पर वो एंटाइटल करता है कि अगर उसको डेथ सेंटेंस है तो उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है। नवनीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2014, इसमें दोस्तों जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पर्सन है उनको भी कम्यूटेशन किया जा सकता है, यानी कि उनकी भी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनसेशन अंडर आर्टिकल 21, तो ये भी दिया गया है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सभी केसेस में आर्टिकल 21 के अंडर जो कंपनसेशन भी दिया गया है। कस्टोडियल वायलेंस या लॉकअप में जो डेथ होती हैं उनको भी कहा गया था कि ये भी वायलेशन है आर्टिकल 21 का। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014, जिसमें कहा गया कि भाई इनकाउंटर के द्वारा जो किलिंग की जाती हैं वो भी एक तरह से अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ बाय द प्राइवेट पर्सन, तो दोस्तों जनरली तो हम ये कहते हैं कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ये हमें स्टेट देती है और स्टेट के अगेंस्ट ही हम एक्शन ले सकते हैं या उससे ही हम क्लेम करते हैं चीज़ों को। बट क्या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल। इसके लिए जो एग्जांपल हमारे पास हैं वो हैं मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड 1998 है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 2000। नेक्स्ट है दोस्तों राइट टू डाई, क्या वो भी आर्टिकल 21 के अंडर है? तो इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है और उससे रिलेटेड कुछ केस लो देखते हैं। पहली बार दोस्तों राइट टू डाई को अंडर आर्टिकल 21 में कंसीडर किया गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल 1987, जिसमें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जी बिल्कुल राइट टू डाई जो है वो भी इंक्लूड है आर्टिकल 21 में। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो सेक्शन 309 है ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। चेन्ना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कि कहा गया था कि भाई राइट टू डाई जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है और जो सेक्शन 309 है इंडियन पीनल कोड की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये हेल्ड किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में मैटर गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो राइट टू डाई है वो भी एक पर्सन के पास होता है और अंडर आर्टिकल 21 ही है, और जो 309 सेक्शन थी IPC की उसको दोबारा से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि भाई राइट टू डाई जो है वो इंक्लूड नहीं है आर्टिकल 21 में और सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और पी रथिनाम का जो केस था उसको ओवररूल्ड कर दिया गया इसमें।